Good morning, dear students. Here we come with the second chapter from trade to territory. So, before going ahead with this chapter, do you remember the first chapter? What did I say about the first chapter? How British India just came to India and they started doing small things like doing surveys, you know, doing different kinds of surveys, then making museums and archives and uh, doing all the administrative work in form. So ये सारी जो छोटी 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 चीजें थी ये ब्रिटिश ने करना शुरू किया एंड दैट पीरियड वाज नोन एज द colonialism. सो द colonial पीरियड तो आ गया. अब आया हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. ट्रेड, ये चैप्टर में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है. पहले था ट्रेड. ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे. टू टेरिटरी मतलब पूरा अपना टेरिटरी को कैप्चर कर लिया. पूरा एरिया, पूरा जो एरिया को कैप्चर करने मतलब जहां जहां वो ट्रेड करने जाते उस एरिया को वो कैप्चर कर लेते. ऐसे करते धीरे 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 वो आगे बढ़ने लगे. द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, यहां से शुरू होता है और कंपनी अपना पावर एस्टेब्लिश करते हैं. औरंगजेब was the last of the powerful Mughal rulers. औरंगजेब के बारे में हम लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा था, मुगल का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, और देखा था औरंगजेब जो था वो लास्ट मुगल एम्पायर था जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहा है. He established control over a large part of the territory that is now known as India. औरंगजेब के टाइम पे देखा गया है कि लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी इंडिया का उसने कब्जा कर लिया था, जो आज हम पूरे इंडिया मानते हैं उसको, कुछ सम प्लेसेस को छोड़ के. After his death in 1707, many Mughal governors, subedars, big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdom. जैसे देखा था कि हम लोगों ने क्लास 7th में कि जब मुगल एम्परर टूटा और मुगल एम्परर टूटने के बाद हम लोगों ने देखा था कि उसमें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए थे. एक पार्ट चला गया जिसको हम अवध कहते हैं, विच इज इन यूपी. आधा पार्ट चला गया बंगाल एंड लास्ट पार्ट वाज रिमेन्ड इन हैदराबाद. सो ये छोटे छोटे किंगडम्स थे और बहुत सारे ऐसे राजा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, जमींदार थे. उन्होंने क्या किया, अपना अपना छोटा छोटा किंगडम फॉर्म कर लिया एंड दे बिकेम द किंग एंड द किंगडम ऑफ दैट प्लेसेस. As a powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective सेंटर. दिल्ली जैसे पहले बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके बाद उतना पावरफुल नहीं रहा क्योंकि काफी छोटे प्रोविंसेस आ गए थे. ओके. By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon and that was the British. नया पॉलिटिकल हॉराइजन आने लगा, एक नया पावरफुल चीज देखने को मिला और वो थे हमारे ब्रिटिशर्स. Did you know that Britishers originally came from small trading company and were reluctant to acquire territories? मैंने पहले आपको कहा था, एक एग्जांपल दिया था कि सोचो ब्रिटिश एक छोटे से रबर जैसा है. वो छोटा सा रबर का कंपनी डालने और धीरे धीरे जैसे रबर इलास्टिक जैसे स्ट्रेच करता रहता है ना, वैसे ब्रिटिशर्स भी स्ट्रेच करते हुए हमारे पूरे इंडिया में उन्होंने कब्जा कर लिया. एंड उन्होंने छोटा सा एक ट्रेडिंग कंपनी, उन्होंने हमसे परमिशन है कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है, ट्रेड करना है, ये करने के लिए आए और पूरे इंडिया को उन्होंने एक दिन में धीरे धीरे करके कैप्चर कर लिया. हाउ डिड how then they come to be a master of a vast empire? In this chapter you will see how this came about. इतने बड़े इंडिया जहां पे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, कैसे उन्होंने हमारे पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया, इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि औरंगजेब जो था वो हमारा लास्ट मुगल पावरफुल रूलर था और वहां पे देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि उनके डेथ के बाद छोटे अलग प्रोविंसेस में बट गए. बहादुर शाह जफर भी था जिन्होंने
हमारे लास्ट मुगल एंड मुगल का देखा गया हमारा बहादुर शाह जफर में, बट वो औरंगजेब जैसे इतना पावरफुल नहीं थे, लेकिन हाँ वो दिल्ली और ये वाला एरिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था. सो बहादुर शाह जफर ब्रेक आउट एंड देन टोटली ब्रिटिश पावर आ गया. ओके, ये बात हम बाद में बात करेंगे. नाउ वी विल सी द मेन इम्पोर्टेंट थिंग. यस, एंड दिस इज दैट वी वांट टू सी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारा सबसे मेन ब्रिटिशर्स का मेन लैंड जो यहाँ पे हुआ. अब देखो ये मैप को, अब ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है रूट्स टू इंडिया इन 18th सेंचुरी. देखो यहाँ पे इंडिया दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये है ब्रिटिश आइलैंड, ये है हमारा यूरोप, ब्रिटिश लंदन जिसको हम कह सकते हैं, आयरलैंड, यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे. और ये था इनका सी रूट. ये कौन कौन सी जगह कैप्चर कर रहे थे, देखो ये देखो, अफ्रीका में बहुत साल कैप्चर करके रखा था. इस एरिया को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, क्योंकि वो ऐसे होप में निकले थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया. इस होप से निकले थे कि हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं फॉर डूइंग ट्रेड, एंड वो होप के साथ कि हमें बहुत अच्छा ट्रेड हुआ, और सच में ये हुआ. वो यहाँ से कैप्चर होते हुए गए एंड डायरेक्टली आए हमारे इंडिया में, लैंड किया हमारे इंडिया में. सो सबसे पहले उन लोगों ने यहाँ पे मद्रास में आए, विच इज इन तमिलनाडु. जब मद्रास में आने के बाद देखा कि बहुत सारे अलग कम्युनिटीज एंड बहुत सारे अलग लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं ऑलरेडी, फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज, यहाँ पे बहुत सारे लोग व्यापार करने आए. तो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ शायद हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से सी रूट से वो डायरेक्टली चले गए कैलकाटा, विच इज कोलकाता नाउ. कैलकाटा में जाके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिश किया. फिर ये सी रूट उन लोगों ने डिस्कवर किया, जैसे बॉम्बे वाला सी रूट था, ये सारा सी रूट है, आपको दिखाई दे रहा है ना. और इंडिया में तीनों तरफ से हम सीओ, नीचे के जो होल साउथ एंड इसमें हम सी रूट कवर करते हैं. बॉम्बे यहाँ पे आ जाता है अरेबियन सी, यहाँ पे आ जाता है इंडियन ओशन, यहाँ पे आ जाता है बे ऑफ बंगाल. तो ये सी रूट था उनका, और ये पूरा व्यापार का एरिया था. ये सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे, वो उन लोगों ने ब्रिटिशर्स का रूल चला था. सो दिस वाज द रूट. ये रूट आपने देख लिया. नाउ वी विल कम टू ईस्ट इंडिया कंपनी. In 1600, the East India Company acquired a charter from a ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with East. This means that there is no other trading group in England could compete with East India Company. East India Company एक ट्रेडिंग कंपनी थी. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट तब वहां की रानी हुआ करती थी. तो उन्होंने परमिशन लिया कि ईस्ट में जाके हम लोग व्यापार करेंगे, और इनको ये राइट है, ये जा सकते हैं. With the charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell higher price. इनका मकसद ही यही था कि हम ईस्ट के, क्योंकि उनको पता था ईस्ट के जो कंट्रीज है, जैसे ये पूरे जो कंट्रीज हम वेस्टर्न कंट्रीज मानते हैं, ये हमारा ईस्टर्न कंट्रीज मानते हैं हम इसको. तो वेस्ट तो यहाँ पे है, और भी यहाँ पे यूएस एंड ये सारे जो पिक्चर्स यहाँ पे नहीं आ रहे. तो इन लोगों ने सोचा कि हम ऐसे कुछ रूट ढूंढते हैं जहां पे हम ईस्ट में जाके व्यापार करेंगे, सस्ते से सस्ता चीज यहाँ से खरीदेंगे, और फिर यहाँ पे आने के बाद हम उसको महंगे बेचेंगे, चीप प्राइस में खरीदेंगे और हायर प्राइस में बेचेंगे. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. उनका कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे. मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज in those days made profit primarily by excluding competition so that they could not cheap and sell dear. मर्चेंटाइल कंपनी बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज होते हैं, प्राइमरीली ट्रेडिंग ही होता है उनका मेन काम, और चीप चीजें खरीदते हैं और उसको हाई प्राइसेस में बेचते हैं. इनका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था मर्चेंटाइन. व्हाट इज मर्चेंटाइन? सी यू हैव दिस मर्चेंटाइन का यहाँ पे आपका डेफिनेशन है. ओके,
The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering eastern markets. By the time the first English ship sailed down west coast so, the Portuguese has already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. गोवा में आए सबसे पहले पोर्तुगीज और गोवा में आने के बाद वो लोग अपना बेस जमाया एंड सबसे पहले पोर्तुगीज एक्सप्लोरर कौन थे पता है जो हमारे इंडिया को एक्सप्लोर करने आए थे Vasco da Gama. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route of India in 1498. 1498 ब्रिटिशर्स के आने से बहुत साल पहले इन्होंने ये सी रूट सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि वो अपने जहाज लेके चले थे पोर्तुगीज से और पोर्तुगीज से चलते हुए उन्होंने ये सी रूट दिखाया था तो उसके भरोसे ही बाकी सारे ऐसे सी रूट से आने लगे सो क्रॉस इंडियन ओशन इन द केप ओके पोर्तुगीज एक्सप्लोरर आए थे जो जहां तक हम लोगों ने देखा by the early 17th century a Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean soon the French traders arrive in the scene तो पहले क्या देखा पहले पोर्तुगीज आए उसके बाद डच आए उसके बाद फ्रेंच आए मतलब फ्रांस से लोग आ गए थे डच एज इन कह सकते हैं हम जर्मनी और आसपास से लोग आ गए थे और पोर्तुगीज से आ गए थे ऑलरेडी जो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे अलग लोग आ चुके थे हमारे मार्केट जमाने के लिए इंडिया में द प्रॉब्लम बस ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स सारे लोग एक ही चीज खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोडक्ट सबसे पहले इंडिया में याद है मैंने एक आपको कहानी बताया था कि जब हमारे इंडिया से स्पाइसेस जाते थे दूसरे कंट्रीज में स्पेशली साउथ से केरला के पार्ट से जब ये जो होल स्पाइसेस होते थे जैसे कार्डमम सिनेमम ये सारी जो चीजें जाती थी दूसरे कंट्रीज में अरबियन कंट्रीज में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में गए और ब्लैक पेपर याद है ब्लैक पेपर को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते थे उसको बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में उसका बहुत हाई प्राइस से बिकता था तब यहाँ के लोग जो कहते थे व्हाइट कलर के मसलिन क्लॉथ जो एकदम फाइन क्वालिटी क्लॉथ में कपड़े से उसको फोल्ड करके लेके जाते थे कपड़े की गठरियों में बांध के लेके जाते थे इतने स्पाइसेस तो उन लोगों ने जब देखा कि ये फाइन क्वालिटी जो क्लॉथ है ये कहाँ से आया उन लोगों ने स्पाइसेस तो ले लिया लेकिन उनका क्लॉथ को बड़ा पसंद आ गया और उन लोगों ने देखा ये हमारे इंडिया में बनता है सो दे वर वेरी इंटरेस्टेड सेम एज सिल्क इंडिया में पाए जाते हैं एंड इट वॉज इन ग्रेट डिमांड प्योर क्वालिटी सिल्क एंड प्योर क्वालिटी कॉटन सबको यही खरीदना था सो द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप पेपर क्लोव्स कार्डमम सिनेमन टू वे द ग्रेट डिमांड ये सारी चीजों का इंडिया से बहुत डिमांड था competition amongst the European companies inevitably pushed up prices and in which the goods could not be purchased and this reduces the profit that we earn. The only way of trading companies could flourish by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fiery battle between the trading companies. Through the 17th and the 18th centuries, they regularly sank each other's ship, blocked down the routes and prevented rival ships from moving supplies off. एक दूसरे के बीच झगड़ा लग गया ब्रिटिशर्स के साथ यूरोपियन फ्रेंच पोर्तुगीज डच इन सब के साथ एक सब लोगों के साथ क्योंकि सबको एक ही जगह पहुंच गए थे और सबको ये सेम चीजें चाहिए था उसकी वजह से क्या हुआ वो लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे कोई भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे जब भी दूसरे पोर्ट से एक शिप आके रुकता तो दूसरे लोग उसके शिप को डुबो देते उस पर हमला कर देते तोड़ फोड़ कर देते तो एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा इन लोगों का एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कोई वहां पे व्यापार नहीं कर पा रहा था ना उनको ब्रिटिशर्स चाहते कि एक सेफ प्लेस कि उन लोगों ने सोच लिया कि ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे राइवल्स घूम रहे हैं चारों तरफ डच भी हमारा राइवल है
पोर्तुगीज हमारा राइवल है, फ्रेंच हमारे राइवल है, लेकिन हमें एक सिक्योर जगह चाहिए जहां पे हम अपना ट्रेडिंग कर सके। इतने दूर से आए हैं तो ट्रेडिंग तो जरूर करना पड़ेगा। ट्रेड वॉज कैरिड विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। सब अपना अपना जगह फोर्टिफाई करने लगे, फोर्टिफिकेशन आपको पता था, अपना अपना एरिया बनाने लगे। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. बहुत मुश्किल हो गया ये ट्रेड को पॉलिटिक्स के साथ अलग करने के लिए, क्योंकि सब अपना अपना पॉलिटिक्स खेलते, सारे रूलर्स अपना अपना पॉलिटिक्स करते, सबको अपना प्रॉफिट चाहिए था, हाई प्रॉफिट चाहिए था, सबको सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन कैसे हो पाता? Now here comes the next part. East India Company begins trade in Bengal. जब उन्होंने नहीं देखा कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये लोग सीधा चले गए बंगाल की तरफ। और ये जो पार्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे धीरे धीरे अपना कब्जा जमाया पूरा बंगाल में। बंगाल, कैलकाटा वाज, डू यू नो दैट द कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसका कैपिटल बाद में शिफ्ट करके न्यू दिल्ली आ गया। लेकिन इस मैप से आपको समझ में आएगा, जैसे उन लोगों ने मद्रास में सबसे पहले लैंड किया और वो लोग यहाँ पे देखा कि बहुत कॉम्पिटिशन है यहाँ पे हम नहीं रह सकते, हमें सिक्योर जगह चाहिए, तो वो सीधा चले गए कैलकाटा। एंड कैलकाटा में ही उन लोगों ने अपना फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया और धीरे धीरे करके ट्रेडिंग करने लगे। और पहले बंगाल को कैप्चर किया। बंगाल तब इट वाज अ ह्यूज प्रोविंस। बंगाल के अंदर उड़ीसा, असम, झारखंड, ये सारे साथ में आते थे। ये ह्यूज एरिया को उन्होंने क्या कहते हैं अपने कब्जे में लिया और धीरे धीरे करते करते ऑल ओवर पूरा इंडिया में वो लोग कब्जा करने लगे। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टुमारो एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड चैप्टर, सो यू शुड रीड and make your own notes, and tomorrow we will give you some more idea about this chapter. Thank you and have a nice day.